वहां कोई व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन देश के हितों की रक्षा के लिए इस तरह का प्रबंध किया जाए, ये देशवासी अनुभव करते हैं। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अटल जी की स्मृति अशेष, अलविदा अटल। ये अटल सत्य जिसको देश को स्वीकार करना पड़ रहा है। न केवल एक पॉलिटिशियन, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि और एक निर्भीक पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने अदा की है। हमेशा हर चुनौतियों से लड़ने की उनमें वो सामर्थ्य था, उनमें वो एक मादा था। और अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी जब अंतिम विदाई की अंतिम यात्रा जो थी, जिस तरह से उनके चाहने वालों का सैलाब दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा था, वो किसी जननायक के महानायक से कम नहीं। वाकई अटल भारत रत्न रहे, उनकी स्मृतियां शेष हैं। और जो उन्होंने कहा था कि मैं जी भर जिया, मौत से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। वो किसी से नहीं डरे, निर्भीक रहे। और ये बात सत्य है कि अटल जी उनके शब्दों के जरिए, उनके अल्फाज के जरिए, उनकी स्मृतियों के जरिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज हम अटल जी की अलविदाई में, उन्हीं के सम्मान में हमारा यह एपिसोड लगातार दूसरे दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में उनकी स्मृतियां से एक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम उन्हें समर्पित करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर अग्रवाल जी, जो काफी ऐसी स्मृतियां शंकर जी के साथ वाजपेयी जी की जुड़ी हुई हैं। उस वक्त के पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, उनकी सभाओं के लिए व्यवस्था करने के नाते, मीडिया को ले जाने की बातें हों, तमाम वो पहलू हैं जो अटल जी को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा एक कार्यकर्ता के नाते। विष्णु कुलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जयपुर दौरे के दौरान कई मर्तबा अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी के साथ, नजदीक रहने के साथ उनकी कार्यशैली को, उनकी समझ को, उनके अंदाज को बहुत नजदीक से देखा है। हमारे साथ राजीव अरोड़ा हैं, राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर किसी भी बात के लिए वो जाने जाते हैं। और सबसे पहले मैं शंकर अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा, और क्योंकि इनका वो जुड़ाव अटल जी और शंकर जी के बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी शायद कम लोगों को मालूम होगा, जो इनके मित्र हैं और अटल जी की छाया की तरह वो जीवन भर उनके साथ में रहे। परिवार के सदस्य कम और शिव कुमार पारिक साहब ज्यादा रहे, जो शंकर जी के काफी एक अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार के सदस्य की तरह हैं। मैं शंकर जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि स्मृतियां शेष हैं और स्मृतियों के जरिए हम उन्हें एक श्रद्धांजलि, एक अलविदा की इस घड़ी में
उनके लिए कुछ कह सकते हैं? कुछ ऐसे स्मरण संस्मरण आपको याद हैं जो शिव कुमार जी के साथ में लेटेस्ट कुछ शेयर हुए हों, कुछ ऐसे यादगार पल जो अटल जी की एक गहरी छाप जो आप पे उतरी हो? योगेंद्र जी, ये यादगार तो मैं बताऊंगा ही। मैं आज सुबह 6 बजे की फ्लाइट से दिल्ली गया था और 7 बजे वहां पहुंचने के बाद में 7:30 के करीब मैं उनके घर पे पहुंच गया था। तो 7:30 बजे जब मैं उनके घर पे पहुंचा तब भी लगभग सामान्य जनता की, यानी प्रशासनिक अधिकारी या नेता या हमारे जैसे कार्यकर्ता जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी अंदर जाने के लिए और दर्शन करने के लिए उनके। तो ये एक जन सैलाब था। और इसी तरह से जब वो वापस, जब उनकी शव यात्रा उनके घर से रवाना हुई बीजेपी ऑफिस के लिए, उस वक्त भी बाहर भी हजारों की तादाद में लोग खड़े थे और नारे लगा रहे थे। तो ये दृश्य देख करके मेरी आंखें भी नम हो गई। इतना जबरदस्त जन सैलाब मैंने कभी और किसी नेता के लिए देखने में मेरे सामने नहीं आया। इस तरह का जो विषय था। जहां तक स्मृतियों की बात है तो अनेकों स्मृतियां मन में हैं, अनेकों स्मृतियां मन में हैं। तो एक बार मुझे याद है कि चुनाव का समय था, 1993 या 94 का चुनाव था, और सुबह सुबह सूरतगढ़ एयरपोर्ट पे वाजपेयी जी पहुंचे थे 8 बजे के करीब, और वहां से रिसीव करके उनकी दिन भर में 4-5 मीटिंगें थी। तो एक बार रास्ते में 11 बजे के एक मीटिंग वहां सूरतगढ़ में हो गई थी, उसके बाद में रास्ते में एक मीटिंग और थी पीलीभंगा में। तो लगभग हमें उसके बीच में भी एक आध मीटिंग करते हुए जब हम 11-11:15 तक वहां पहुंचे, तो जो मंच पे जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो मुझे ऐसे हाथ पकड़ के बोले कि क्या राजस्थान वाले भूखे मारेंगे क्या, सुबह घर से मैं बिना कुछ खाए पिए रवाना हुआ हूं। तो मैंने फिर तुरंत, वो मंच पे चले गए थे, फिर मैंने तुरंत वो नाश्ते वास्ते की व्यवस्था की और करके और वो गाड़ी में रखा। उन्होंने फिर मुझे जब उतरते ही कहा कि अपन कहीं चलेंगे नहीं, केवल यहाँ गाड़ी के अंदर ही मंगवा लो। मैंने कहा सब गाड़ी में मंगवाया है। यानी कहने का मतलब समय का भी ध्यान रखना, और सुबह से 11 बजे तक भूखे रहते हुए भी ये कभी गुस्सा करके नहीं कहा कभी कुछ चाय भी पिलाओगे क्या, बिल्कुल सहज स्वभाव से। क्या वही राजस्थान वाले लोग क्या ऐसी परंपरा करते हैं क्या, भूखा ही रखोगे क्या सुबह से। तो इस तरह का उनकी जो शैली थी और स्वभाव था वो एक आज भी में छाया हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1993-94 के दरमियान जब अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत के रूप में जाने जाते थे, न केवल भाजपा, गैर भाजपाई भी, विरोधी दल भी उनके स्टाइल के, उनकी शैली के, उनकी हाजिर जवाबी के, उनकी कर्तव्य निष्ठा के कायल थे। और यही वजह है कि भाजपा उस शिखर तक पहुंची जो राजनीति में सत्ता सबसे जरूरी होती है, वो आपके संघर्ष का परिणाम होता है। वो दौर अटल दौर के नाम से जाना जाएगा, वो थम सा गया है। भाजपा के जो एक रथ था उसके 2 पहिए जो थे, एक अटल और एक अडवाणी, और पार्टी का कमल उस रथ पे विराजमान। एक भैया निकलने के बाद अडवाणी जी का जिस तरह से उनकी खामोशी और कुछ कह नहीं पा रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस बिछुड़न से किस तरह से वो उनके लिए एक सदमे से कम नहीं कहा जा सकता। चलिए, विष्णु कोलवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। शहर भाजपा के पदाधिकारी के नाते उस वक्त जब सभाएं हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता उस वक्त अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग सुनने उनको आते थे, और जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई शो होने वाला हो, उसके लिए लोग पहले से जगह रोक लेते थे कि यहां मुझे बैठना है, नजदीक से अटल बिहारी वाजपेयी को देखना है। उस दौर की कुछ ऐसी यादें हम दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं कि क्या खास उनकी छवि में आपने देखा? देखिए योगेंद्र जी, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी वो देश के नहीं पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे नेता थे, प्रखर वक्ता थे। उन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता रही है, और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनता पार्टी थी और जनता दल था, जबकि उसकी लीडरशिप मैंने वाजपेयी साहब के नजदीक से देखी है। वाजपेयी साहब की जो एक उनकी जो मुस्कान थी, जो मुस्कान को लोग देख के, और जयपुर में खासकर उनका जयपुर से विशेष लगाव था। जयपुर में जब भी आते थे तो वो मीटिंग से पहले
उनको जयपुर का मिश्री मावा और रबड़ी ये उनको खाने का शौक था। और वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे इस देश में जिनके लिए लोगों को बस नहीं लगानी पड़ती थी, किसी को गाड़ी लगानी नहीं पड़ती थी। आदमी स्वयं त्रिपुरा गेट पे जाता था और अपनी जगह 2-3 घंटे पहले बुक कर लेता था। क्यों कि माननीय वाजपेयी साहब एक राजनीतिक से ऊपर उठ के वो देश हित की बात ज्यादा करते थे और उसी के प्रति लोगों के उनके प्रति स्नेह और सम्मान था। आज मुझे नहीं लग रहा कि वाजपेयी साहब इस देश में कि है या नहीं, मगर आज जो देख रहे हैं उससे बड़ा आघात लगा है कि देश में ऐसा नेता आने वाली पीढ़ी में कब होगा और कब आएगा ये सोचना होगा। मगर जयपुर की जनता से वाजपेयी साहब का विशेष प्रेम था, क्योंकि जयपुर के ही शिव कुमार जी पारिक जो हमारी पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, उनके जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में पारिक साहब का जीवन भी समाया हुआ है। और पूरा जीवन पारिक साहब ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसे गुजारा है जैसे कोई बड़ा भाई हो और वो छोटे भाई हो। इसलिए जयपुर में विशेषकर अटल जी का ज्यादा प्रेम रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाजपेयी जी उस मिठास के लिए, बोली के लिए वो विरोधियों को भी अपने शीशे में उतार लेते थे। और जैसे कहीं चर्चाएं चल रही थी कि एक बिल को जब पास कराना था, प्रणब मुखर्जी से उन्होंने कहा कि ये बिल तो आप ही लोगों की देन है, आप ही का बच्चा है, इसको पास नहीं करवाओगे। उसके बाद में प्रणब जी के पास में कोई ना करने का रास्ता नहीं था, कोई ऐसा तरीका नहीं था, हामी भरनी पड़ी। तो ये उस शख्सियत की निशानी है, उस अटल विश्वास की निशानी है जिनके लिए दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह के जनसैलाब देखा जा रहा था, वो वाकई किसी उस राजनीति के महानायक या जननायक के लिए ही संभव है जो सभी दिलों में अपना राज और अपनी छाप छोड़ता हो। कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी स्तर नहीं, कोई विचारधारा नहीं, उससे ऊपर हट करके हमेशा उन्होंने राजनीति की है। राष्ट्रवाद की धारणा व भावना, कभी वोट के लिए उन्होंने इन सब चीजों को लेकर के नहीं आए। ये ऐसा एक वक्त भारत को फेस करना पड़ रहा है जब राजनीति के 3 दिग्गजों को खोया है। अटल बिहारी वाजपेयी, इससे पहले करुणानिधि और सोमनाथ चटर्जी, ये तीनों उस राजनीति के स्तंभ कहे जा सकते हैं कि जिन्होंने अपने अंदाज से राजनीति की और कर्म के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। जब धर्म और राजनीति को साथ जोड़ करके देखा जाता है वोट के लिए, तब करुणानिधि धर्म के खिलाफत करके और अपने तरीके से चल रहे थे, लेकिन एक लंबा समय उनका राजनीति में गुजरा। इसी तरह से पार्टी लाइन के बंधन को छोड़ करके सोमनाथ चटर्जी ने अपनी कार्यकुशलता और एक प्रभावी स्पीकर की भूमिका में अपने आप को बांधे रखा। उन्होंने कहा कि संविधान मुझे जो इजाजत देता है मैं वही करूंगा। पार्टी के बंधन में कभी नहीं बंधे। लास्ट का जो वक्त रहा, बेशक कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए एक बार राजीव अरोड़ा जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी एक दौर, एक अध्याय कहा जा सकता है। वो बेशक एक विचारधारा से बंधे हुए रहे हों, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान दौर में अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक विचारधारा बन गए। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, अटल जी की निधन के साथ इस देश में राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। एक ओजस्वी वक्ता, एक गजब के राजनेता, बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी और एक सरल हृदय के कवि, ये सब गुण किसी अगर एक नेता में आ जाए तो जनता तो अपने आप ही उसको चाहने लगेगी। जब 1957 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका भाषण सुना लोकसभा में, उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा एक डेलीगेशन के सामने कि ये व्यक्ति भविष्य के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और 13 दिन 13 माह
और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का 5 वर्ष तक नेतृत्व उन्होंने करा और न केवल अपने दल के बल्कि विरोधी दल के सभी नेताओं का बहुत मान सम्मान प्राप्त हुआ। आज जब हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये सोच के नहीं उनके बारे में आदर का भाव रखता कि वो किसी एक पर्टिकुलर दल के थे। कोई भी व्यक्ति किसी दल में विश्वास करता हो, किसी भाषा बोलता हो, किसी राज्य का रहने वाला हो, किसी जाति का हो, हर के दिल के अंदर उनके प्रति इसलिए आदर है कि वो भारत माता के एक महान सपूत थे और ये बात उन्होंने अपने कर्म से लोगों को बताई। वो एक ऐसे अद्भुत नेता थे जो अपने विरोधियों की भी अच्छी बात की प्रशंसा करते थे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है उन्होंने इंदिरा जी के बारे में क्या कहा था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। उनका राजीव गांधी के प्रति क्या विचार थे ये भी आपको मालूम है। वो खुद इलाज कराने के लिए उन्होंने बाहर भेजा था और अपने दल के लोगों की बेबाक रूप से आलोचना करना भी उनकी एक शैली का एक तरीका था, क्योंकि जो बात वो सच समझते थे उसको बोलते थे। अयोध्या के बाद उन्होंने क्या कहा वो भी सबको मालूम है और गुजरात में जो दंगे है उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो जनता को सबको मालूम है। इसलिए उनके प्रति आदर सबके दिलों के अंदर है। एक ऐसे महान नेता को खोके निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, आज की जो राजनीतिक पीढ़ी है उसको उनसे सीखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब उनको 13 दिन के बाद त्यागपत्र देना पड़ा, उनकी सरकार चली गई या 13 महीने बाद सरकार चली गई, उन्होंने तब भी ये बोला कि सरकारें तो आती जाती है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो ये जो उनके विचार थे, गठबंधन को साथ में लेने की जो उनमें एक अद्भुत क्षमता थी और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने एक बहुत निचले स्तर से बहुत उच्च स्तर तक ले जाने में जो योगदान उनको दिया, उसके प्रति सब लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम किसी भी दल में विश्वास करते हो, किसी व्यक्तित्व के अंदर जब उसका इतना विराट स्वरूप हो जाता है, हर किसी को उनको सम्मान देना भी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा से वो एक प्रेरणा के पुंज रहेंगे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि एक युग का अंत कहा जा सकता है, एक अध्याय का अंत कहा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक विचारधारा से जुड़े हुए वो शख्सियत नहीं रहे, वो खुद एक विचारधारा बन गई। वर्तमान राजनीति में बहुत प्रासंगिक है वो प्रेरणा पुंज, वो प्रेरणा स्रोत। जब सत्ता के लिए लार टपकती हो नेताओं के, सत्ता सब कुछ होती हो, राष्ट्रवाद के लिए एक दम भरना हो लेकिन सच्चाई कुछ और हो, उस वक्त मुझे लगता है कि जब कभी कोई बात होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी के वो अल्फाज, वो उनके शब्द गूंजेंगे और एक प्रेरणा पुंज के रूप में काम करेंगे। वो पार्टलाइन से ऊपर उठ करके एक ऐसा चेहरा, ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए राष्ट्रवाद मायने रखता था, राष्ट्रवाद पहले था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि एक विचारधारा बनेगी, एक विचारधारा से हट करके अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन एक युग का बेशक अंत हुआ हो लेकिन विचारधारा वो छोड़ जरूर गए हैं। जी योगेंद्र जी, ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल राजनीतिक तौर पर व्यक्तित्व नहीं रखते थे, उनकी एक पूरे राजनीतिक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित थी और उनके अनुसरण के आधार पर आज लाखों युवा उनका अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो राजनीति में बड़े पदों पर पहुंचे, उन्हीं की देन रही है। राजस्थान में भी जब गैर भाजपा की सरकार बननी थी, लक्ष्मी विलास में बैठक हो रही थी, उस वक्त ये विधायक भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान थी उनकी, यहाँ पर दिल्ली से 3 लोग आए थे, विजय राजे सिंधिया, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी। यहाँ पर ललित जी को सीएम बनने का मौका मिल रहा था उस वक्त, लेकिन भावड़ा जी और बाकी लोग चाहते थे कि ये सर्वमान्य नेता है, इसलिए भैरू सिंह जी को नेता चुना जाए, लेकिन विधायक नहीं थे। अटल जी को बड़ी तरीके से समझाया गया कि किस प्रकार से क्या हो सकता है, तो अटल जी ने कहा कि बैठक में क्या निर्णय कर लिया गया कि नेता कौन बनेगा, कि नहीं, निर्णय तो नहीं हुआ है, तो निर्णय करने का अधिकार किसको मिलेगा। तो ये सारी बातें चल रही थी। भावड़ा जी और वगैरह जो चाहते थे, बाकी के जो संघ के लोबी के नहीं थे, दूसरे लोग थे, वो चाहते थे कि ललित जी मुख्यमंत्री नहीं बने। उस वक्त बाकायदा भावड़ा जी ने माइक को
लपक लिया पहले ललित जी से पहले, और उनका घोषणा की कि भैरू सिंह जी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। तो अटल जी ने कहा ये तो बहुत नेक विचार है, इसको समर्थन में और बाकी का समर्थन मिल गया। ललित जी इस वक्त रह गए और श्याम जी मैं रोकना चाहूंगा। श्याम जी मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। आपने जो बात कही है वो एक ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है। एक उस वक्त मीडिया के सामने इन तमाम चीजों का चुनाव होना, जब आज का जो दौर है कि मीडिया को दूर कर दिया जाता है, ये तमाम वो चीजें हैं जो संस्मरण आप सुना रहे हैं लक्ष्मीविलास होटल के, उस वक्त मीडिया की उपस्थिति में सारी चीजें हो रही थी 1977 में। इसी को शायद कही जाती है कि इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी। पीसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक समीक्षक के नाते हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, राजनीति का वर्तमान दौर जिसमें साजिशें भी कही जाएं तो कोई कम नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो एक दौर जिसमें देश की वो शख्सियत मौजूद और सरकार बनाने का हक किस तरह से मिलता है विधायकों को, नेता का चुनाव करने की बात और सबके सामने खुले मंच पे वो सारी चीजें हो रही हैं। जब आज उस स्थल से भी मीडिया को दूर कर दिया जाता है, ऐसे में क्या वास्तव में आज ये कहा जा सकता है कि वो ट्रांसपेरेंसी, वो इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पार्टियों से हटता जा रहा है, वापस लाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। ये अटल जी जैसे कहा गया कि वो राजनीतिक विश्वविद्यालय के रूप में भी जाने जाते हैं। केवल उनका एक व्यक्ति के रूप में ही सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि एक सम्मानित संस्था के रूप में उनका सम्मान हम सभी लोग करते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा योगेंद्र जी कि वो एक अजात शत्रु थे, उनके कोई भी शत्रु नहीं था। विपक्षी पार्टियों में भी उनके लिए वही समादर का भाव था जो उनके स्वयं के नेता के लिए होता है। जहां तक आपने ट्रांसपेरेंसी की बात कही, वो न केवल समय की मांग है बल्कि ये अनिवार्यता है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों में विश्वास जमेगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव पैदा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। हमें उनके इन उद्देश्यों का, इनके सिद्धांतों का पालन करके हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में माननीय अटल बिहारी जी को बिठाना समीचीन रहेगा। जी, एक युग, एक विश्वविद्यालय, एक स्टडी का वो टॉपिक अटल बिहारी वाजपेयी बन गए हैं, जो एक प्रेरणा की तरह आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी पढ़ती रहेगी उनको। जैन साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे। राजनीति का जो वर्तमान दौर चल रहा है, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, यह कहीं कोई ये कहें कि विधाता का है कि चक्र जब चलता है तो चीजें बदलती रहती है, कभी धूप कभी छांव, समय चक्र है, ये दौर चलता है। और अटल जी ने जब इसी के बारे में सोचा था तो पहले ही लिख डाला था कई ऐसी कविताओं के छंद जो आज भी लोगों के सामने उनके जीने का एहसास कराते हैं। उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, पार्टी के कार्यकर्ता भी, शंकर अग्रवाल जी जिस तरह से कह रहे थे कि गाड़ी में ही खाना मंगवाना, गाड़ी में ही खाना खाना, कि अगले जगह पर जब पहुंचेंगे तो खाने के लिए समय व्यर्थ होगा, गाड़ी में ही खाना, ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पार्टी में एक खाद की तरह एक सींचा गया उस वृक्ष को, जब एक बड़ा वृक्ष बना है। और आज बीजेपी सत्ता में जिस क्लियर मेजोरिटी के साथ में बैठी हुई है, मुझे लगता है कि एक बड़ा योगदान जो रहा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का कमल के फूल के लिए, आज उसका परिणाम कहा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है। वो इस भारतीय जनता पार्टी के न केवल नींव पुरुष थे, व्यक्तित्व थे, बल्कि उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना में भी वो एक तरह से उसके प्रमोटर उसमें से थे, प्रमोट करने वालों में से थे। तो उनकी दी हुई जो हमारे को विरासत मिली है, मुझे काफी हद तक वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व में वो नजर आती है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की सख्त जरूरत है, सो दैट ताकि हम अब वर्तमान नेतृत्व में भी वही छवि देखें जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब में थी। इसकी योगेंद्र जी आज बहुत नितांत आवश्यकता है। आप देखिए, उनका गुणगान कर लेना ही काफी नहीं रहेगा। उस जैसे महान व्यक्तित्व को यदि हमको याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, तो उनके जो गुण थे, उनके जो मेरिट्स थे, उनको हमको अक्षरशः पालन करना है। उसमें किसी तरह का इफ्स एंड बट्स नहीं लगाना है। जैसा उन्होंने सबको साथ लेके, कितनी पार्टियां थी, मेरे ख्याल से 40-45 के करीब पार्टियां होंगी उस समय। जब देखिए किसी ने कोई
अलीफ से बे भी नहीं कहा, सब उनकी बात को मानते थे और देख बारे भाई हो गया, ठीक है ना, इस तरह के उनके कुछ आम शब्द थे जो वो जो ही इशारा करते सारे दल के नेता, उनके सदस्यगण सब एक तरह से उनको सम्मान भाव से लेते हुए और एक शांत हो जाया करते थे और तुरंत कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप जैसा फरमा रहे हैं वैसा ही कहेंगे। ये देखिए एक नेतृत्व की पवित्रता होती है जिसको हृदय से लोग सम्मान करते हैं, उनके प्रति ऐसी आस्था रखते थे। आप तो मैं इतना कहूंगा जैसे हम लोगों की भावना किसी भगवान के प्रति होती है, उस तरह की भावना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए हम सब में थी, विपक्ष के नेताओं में थी, पक्ष के नेताओं में थी। तो चलिए अलविदा अटल और उनकी स्मृतियां शेष, यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे कुछ अन्य स्मृतियों के साथ। अटल जी की अलविदाई में स्मृतियां शेष हम उन्हें एक समर्पित जन टीवी परिवार की ओर से, जन टीवी के दर्शकों की ओर से उन स्मृतियों के लिए जो हमेशा अटल जी जाने जाएंगे। और जीवन में यही होता है कि जब इंसान चला जाता है लेकिन उनकी स्मृतियां उनका एहसास कराती हैं, तभी कहा जाता है कि कर्म प्रधान होता है, आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं। वाजपेयी एक ऐसे नेता जिनकी अंतिम विदाई एक जननायक के रूप में हुई है। यही वजह रही कि दिल्ली की सड़कों पे जिस तरह का सैलाब उमड़ पड़ा अपने नेता की अंतिम विदाई में, वो किसी पार्टी के बंधन में नहीं बंधा हुआ रहा, किसी विचारधारा में बंधा हुआ नहीं रहा। तमाम विचारधारा और राजनीतिक दलों की बंदिशों को तोड़ करके वो सैलाब दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। एक लंबी दूरी करने के बावजूद भी वो कारवां कहीं थमता नजर नहीं आ रहा था। और जहां तक उस अंतिम विदाई की, उस अंतिम स्थली तक ले जाया गया, वहां बस एक ही गूंज थी, अटल अटल। यह वो अटल सत्य था जो विधाता का विधान कहा जाता है। एक बार फिर मैं हमारे पैनलिस्ट के पास चलना चाहूंगा और शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि उन्होंने पहले कुछ चीजें बताई थी, यह वो राजनीति का एक अध्याय, एक राजनीति का व्यक्तित्व, एक वो कर्म जिसके लिए कहा जा सकता है कि अटल जी चाहते तो कहीं भी किसी 5 सितारा होटल में, कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी बड़े गाने के यहां भोजन कर सकते थे। लेकिन जब मालूम होता था कि कार्यकर्ता किस तरह से उनका इंतजार कर रहे हैं, जनता कैसे उनका बेताबी से इंतजार कर रही है, वो एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे। जैसे शंकर जी ने बताया कि खाना खाना उनको जब था तो पहले ही कहलवा दिया गया, जब उनसे कहा भी गया कि भोजन पहले कर लिया जाए कि नहीं गाड़ी में ही करेंगे, समय व्यर्थ होगा। ये मुझे लगता है कि वो सींची हुई उपज की वो निशानी कही जा सकती है जो एक वट वृक्ष के रूप में भाजपा बड़ा रूप लेती जा रही है। यह वही उन लोगों की सोच, उनका त्याग, उनका बलिदान जो मुझे लगता है कि स्मृतियों के रूप में याद रहेगा। शंकर जी, एक बार फिर मानना चाहूंगा, वो उस वक्त आपने कुछ ऐसे उस वक्त की स्मृतियां सुनाई जो सूरतगढ़ दौरे के दौरान की, लेकिन मैं शिव कुमार पारिक साहब आपके मित्र भी हैं, आपके पारिवारिक सदस्य भी हैं, उनके साथ के कुछ मैं सुनना चाहूंगा, कुछ दर्शकों के साथ आप शेयर कर पाएंगे कि जो कुछ ऐसी चीजें हों वाजपेयी जी की जो शिव कुमार जी आपके साथ शेयर करते हों। अनेकों बार खूब सारी बातें होती रहती है, पर अब आपने जब कहा शिव कुमार जी के बारे में तो मैंने एक घटना उन्होंने बताई, वो आपको बताना चाहता हूं कि एक बार उन्होंने कहा कि प्रारंभिक काल में जब अटल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो कहीं गए हुए थे और 8 बजे उनकी फ्लाइट
उनकी फ्लाइट 6 बजे के आसपास आने वाली थी, तो मैं और जगदीश जी माथुर जो उस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री थे जनसंघ के, हम दोनों जने कार में स्वयं चलाता था, फिएट गाड़ी थी, और घर के ताला लगा करके, कोई इतने नौकर चाकर होते नहीं थे, तो घर के ताला लगा करके और वहां एयरपोर्ट गए। हम एयरपोर्ट गए तो एयरपोर्ट में उन्होंने कहा कि फ्लाइट 3 घंटा लेट है, करीब 9 बजे आएगी। तो क्या हम दोनों ने विचार किया भाई 3 घंटा लेट है तो ये पास में सिनेमा हॉल है, उसमें पिक्चर देख लेते हैं अपन, और 9 बजे जब फ्लाइट आएगी तो बाहर आते आते उनको समय लगेगा, तब तक अपन आ जाएंगे। तो हम पिक्चर चले गए दोनों जने, और 9 बजे जो ही हम फटाफट निकल करके एयरपोर्ट पे आए और पूछा कि भाई फ्लाइट वो आई कि नहीं आई, तो उन्होंने कहा वो तो 8 बजे ही आ गई थी, और फ्लाइट जल्दी आ गई, और वो अटल जी टैक्सी करके बाहर से और वो घर पहुंच गए। और घर गए तो वो लॉन में घूम रहे क्योंकि ताला लगा हुआ था। तो फिर जब हमें ये पता लगा दोनों को, तो उन्होंने कहा मेरी जितनी ताकत थी मैंने खूब गाड़ी जितनी तेज चला सकता था चलाई मैंने, और वे जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज तो जबरदस्त डांट पड़ेगी ये सोच करके हम दोनों गए थे। तो जाते ही उन्होंने देखा कहाँ रह गए थे आप लोग, तो हमने कहा अभी झूठ बोलना ठीक नहीं है। तो मैंने तुरंत कहा था फ्लाइट हमें बताया था 9 बजे आएगी, हम पिक्चर देखने चले गए थे। कौन सी पिक्चर देखे आए? ऐसा फला फला पिक्चर देखे आए। तो कहते ठीक है, तो अब आपको सजा यही है कि अब ये पिक्चर मेरे साथ दोबारा देखनी पड़ेगी आपको। और फिर हम सबको पिक्चर लेकर के गए। उन्होंने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया, उनका स्वभाव का इतना सरल स्वभाव, वरना कोई भी आदमी कभी घर पे छोड़ के चले गए मुझे और वहां से पिक्चर देखने चले गए तो अपने व्यक्ति को क्या कहेगा, कुछ न कुछ तो गुस्सा होगा ही। लेकिन बिल्कुल उन्होंने कहा जरा सा भी कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी सजा दोनों की यही है कि अब आपको मेरे साथ दोबारा पिक्चर देखनी पड़ेगी, और वही पिक्चर देखनी पड़ेगी जो अभी देख के आए। और फिर हम दोनों गए और पिक्चर देख करके आए। इसी तरह से जो सारी स्मृतियां जो जैसे जेनेवा सम्मेलन में गए, माननीय नरसिंह राव जी ने उनको भेजा, ये तो सब जानते हैं। पर एक घटना मैं आपको और बता दूं जिसमें एक उनका व्यक्तित्व और प्रेरणा झलकती है। जब श्रीलंका में राजीव गांधी के ऊपर हमला हुआ था बट से, उस वक्त सरकार के पास सूचना भले आ गई होगी, पर सरकार जब तक कोई कंसोलिडेटेड सूचना नहीं होती है तब तक कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करती है। और पार्लियामेंट चल रही थी, अटल जी के पास में भी अपने सोर्सेज से सूचना आई कि राजीव गांधी पर हमला हुआ है। तो अटल जी ने तुरंत पार्लियामेंट में कहा भी सरकार हमको बताए, राजीव गांधी केवल राजीव गांधी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, 100 करोड़ लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमको तुरंत जानना है कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या हालत है, उनके ऊपर हमला हुआ है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है। तो ये ना कहने का मतलब ये है कि भाई रिश्ते नाते व्यक्ति से ऊपर उठ करके कि देश का प्रधानमंत्री है उसके ऊपर हमला हुआ है, तो इतनी बड़ी चिंता उन्होंने करी और इतना तुरंत उनकी सूचना मांगी, और मांग करके वो सूचना सारी पार्लियामेंट में बताई कि भाई इस तरह से हमला हुआ है, ये पोजीशन है। तो उसके बाद में चाहे राजनीतिक मतभेद कुछ भी रहे हों, उन सब चीजों को छोड़ते हुए उन्होंने और इस तरह का जो व्यवहार किया, इसकी चर्चा भली ज्यादा नहीं हुई, पर उसमें प्रेरणा ये है कि व्यक्ति से व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन व्यक्ति जब पद पे हो तो वो पद की गरिमा ज्यादा होती है और व्यक्ति की गरिमा कम होती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ठीक इसी तरह से आपका उन्हीं का बताया हुआ जी एक घटना और है कि 1960 और 70 के दशक 60 और 70 के दशक में नगरपालिका के यहाँ नगर परिषद थी उस वक्त शायद, तो उस वक्त चुनाव हो रहे थे। भारतीय जनसंघ की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े थे तो उनके प्रचार के लिए अटल जी यहाँ आए। तो अटल जी आए तो जो बताते हैं वो लोग, मैंने तो देखा नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई अटल जी आए तो सब लोग जितने भी पार्षद हो जो कैंडिडेट खड़े हैं स्वाभाविक रूप से उनसे माला पहनवाते हैं। तो वो उनको जो मंच पे बोल रहा था वो कहा कि मैं ये फला व्यक्ति हार पहनाएंगे, फला व्यक्ति माननीय वाजपेयी जी को हार पहनाएंगे। 2-3-4 लोग बोले होंगे और उन्होंने हार पहनाया होगा। तो एकदम अटल जी बीच में उठे, उन्होंने कहा रुको भाई, और रुक करके उन्होंने कहा मैं हार के लिए नहीं, मैं जीत के लिए आया हूं। और उसी से ही सारा चुनाव एकदम बदल गया। तो ये उनकी एक शैली थी जो बहुत अद्भुत और सामान्य नेताओं में नहीं मिलती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपने। जो एक बात कही वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा की तरह है कि कुछ ऐसी जो चीजें वो एक बिल्कुल सरल स्वभाव, एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो राजनीति में मनभेद की आपने जो बात कही है कि राजनीति में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं राजनीतिक दलों में, उसी से उस पार्टी की पहचान होती है। लेकिन आज विचारधाराएं विलुप्त होती जा रही हैं और मतभेद जो है वो मनभेद का रूप लेते जा रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो स्वस्थ और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वो प्रतिशोध में तब्दील हो रही है, जो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र के लिए एक उचित नहीं है, अच्छा नहीं माना जा सकता। एक बार फिर राजू अरोड़ा साहब के पास में जाना चाहूंगा।
राजीव जी, शंकर जी जो कह रहे हैं ये साफ बात है कि एक स्वच्छ परंपरा जिसका निर्वहन सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए वो होती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा किसी भी खेल में भी हो सकती है, आपके प्रतिष्ठानों में भी हो सकती है, राजनीति में भी हो सकती है, राजनीति उससे अछूती नहीं। लेकिन जब प्रतिशोध आना शुरू हो तो मुझे लगता है कि वो एक पतन की ओर लेके जाता है। जो भारत की राजनीति में ऐसी चीजें, मैं ये तो नहीं कह सकता है कि पूरी तरह से प्रतिशोध आ गया है, लेकिन उसके अंकुर कुछ दिखाई देने लग गए हैं। और राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, हमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिशोध नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा तो एक हेल्दी कंपटीशन है। प्रतिद्वंद्विता में शत्रुता का भाव आ जाता है। तो ये दोनों बातों को में फर्क होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, करुणानिधि और सोमनाथ चटर्जी, अगस्त के माह में हमने 3 महापुरुष, युग पुरुष कह सकते हैं, हमने खोए। तीनों अलग अलग विचारधारा में विश्वास रखने वाले, अलग अलग पार्टी से विश्वास रखने वाले, अलग अलग प्रदेश से आने वाले, लेकिन तीनों का व्यापक प्रभाव देश की राजनीति पड़ा। और तीनों इस देश की आजादी से पहले पैदा हुए व्यक्ति थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई देखी थी। उनकी स्मृति में, उनके हृदय पटल के ऊपर देश के प्रति निष्ठा, लोकतंत्र संविधान के प्रति पूरी निष्ठा, उसके बारे के अंदर एक अभिमान, इस तरीके का अभिमान कि चाहे जान चली जाए लेकिन इस देश की मातृभूमि की हम रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। यह भावना उन लोगों में आ सकती है जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी हो, उसके दुख दर्द को समझाओ और ये मालूम पड़ाओ कि कितनी मुश्किलों के बाद आजादी मिली थी, उसको अखंड रखना और आगे देश को बढ़ाने की कल्पना करना जरूरी है। आज की पीढ़ी के बहुत से लोग जिनकी उम्र 40, 50, 60 साल है, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। तो ये जो सोच का फर्क है, ये उसकी वजह से आया। क्योंकि आपको मालूम है कि चाहे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हों, वो एक जमाने के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर सहभागी थे, मंत्री थे। तो एक किस्म का उस परिवार के एक सदस्य ही अलग निकले थे। एक अलग किस्म का आपस के अंदर प्रेम था लोगों के बीच के अंदर। वो थोड़ा थोड़ा धूमिल होता जा रहा है। जबकि हम बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कितनी तरक्की करी है। तो मेरे ख्याल से ये जो कटुता का भाव है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ये प्रेरणा हमको तीनों राजनेताओं से लेनी चाहिए। सोमनाथ चटर्जी ने किस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष रूप में काम करा, करुणानिधि कभी संसद में नहीं आए लेकिन सारे प्रधानमंत्रियों के संग उन्होंने काम करा। और अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 7 बार तो लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे, विभिन्न पदों के ऊपर रहे। तो इनका जो विराट व्यक्तित्व था, इन्होंने जो कुछ हमको सिखाया, जो कुछ उन्होंने बोला, वो आज इतिहास तो है लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक भविष्य के अंदर एक विचार भी व्यक्त करता है कि किन सिद्धांतों को लेकर संविधान बना था, किन सिद्धांतों को लेकर संसद बनी थी, कैसे श्रेष्ठ सांसद उसके अंदर अपनी बात रखते थे। इन सब चीजों को सीखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से जब इतनी बात हर मीडिया चैनल के ऊपर अटल जी को हम याद कर रहे हैं, उनके कवित्व को याद कर रहे हैं, उनकी प्रखर वाणी को याद कर रहे हैं, उनकी डिप्लोमेसी को याद कर रहे हैं, उनका अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा रहे उसके लिए जो उन्होंने पहल करी उसको याद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले समय के अंदर हमको देखने का मिलेगा। और हम भी लोकतंत्र को सर्वोपरि रख के, देश को सर्वोपरि रख के, प्रजातांत्रिक जो हमारा जो ढांचा है उसको सर्वोपरि रखते हुए आगे के जीवन में राजनीति करें, ऐसी प्रेरणा सब लोगों को लेनी चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में मैं जाना चाहूंगा। स्मृतियों की हम बात कर रहे हैं, समाचार पत्रों में भी उल्लेख है, कल भी अपन इस पर चर्चा कर रहे थे। जब नेहरू जी का जब जिक्र हो रहा था तो उसमें हमने चर्चा की थी कि एक बार नेहरू जी जब फॉरेन डेलीगेशन के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो कहा था कि विपक्ष का उभरता हुआ सितारा है और न केवल अपने आप को वहां तक सीमित रखना के देश के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें आज कही जा सकती हैं। आज आपकी पार्टी के नेता के लिए आप नहीं कह सकते कि उभरता सितारा है, ये कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की वो नेहरू जी की सोच। और जब 1977 में वाजपेयी विदेश मंत्री बने मोरारजी देसाई सरकार में, और जब उनके कक्ष से यह सोच करके किसी ने
नेहरू की तस्वीर हटाई कि शायद दूसरी विचारधारा के लोग हैं, पसंद नहीं करेंगे। तो नाराजगी इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी ने जताई कि नेहरू जी की तस्वीर तो कहां चलेगी, इसको तुरंत लगाइए। यह दौर, यह अध्याय, राजनीति की यह ब्यूटी, मुझे लगता है कि भारत की खूबसूरती उस लोकतंत्र की ही कही जा सकती है जब ऐसी स्मृतियां आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा पुंज बन सकते हैं कि ऐसा दौर भी था। राजनीति में अलग अलग धड़े हो सकते हैं, विचारधाराएं हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की कद्र करना, एक दूसरे को किस तरह से सम्मान करना, वो चीजें तो उसी दौर से सीखी जा सकती हैं। श्याम जी, वर्तमान दौर में कहीं आप उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं? देखिए योगेंद्र जी, स्वस्थ लोकतंत्र की यही परंपराएं रही है। नेता किसी भी पार्टी से जीत के आता हो, लेकिन वो जब पार्लियामेंट में पहुंच जाता है तो देश का एक शान हो जाता है, देश के लिए बोलता है, सब कुछ करने के लिए बोलता है। अब क्योंकि राजनीतिक जो है ना स्वार्थों से भरी हो गई है, अब वो नेताओं में वो पुरानी चीजें नहीं रही है कि देश के प्रति समर्पित भाव की भावना भी कम हो गई है। पार्टी के अंदर बट गया है नेता अब ये सोचता है कि मेरी पार्टी मजबूत कैसे हो, देश में कैसे हम शासन करें, लोकतंत्र जीवित रहे नहीं रहे उनको कोई परवाह की बात नहीं। जैसे आज अब आप देखिएगा कि अब कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त पूरा देश बनना चाहिए, ये भावना कभी भी अटल जी और नेहरू जी में नहीं थी, इंदिरा जी में थी। कहते थे अगर विपक्ष मजबूत है तो लोकतंत्र मजबूत है, ये भावना रहती थी। आप प्रतिपक्ष का नेता का रूप में आपने स्थापित ही नहीं किया। आज प्रतिपक्ष का नेता संसद में नहीं है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं वो कायम नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते तो हैं कि मैंने अटल जी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अटल जी के जो गुण थे, वास्तविक रूप से जो कुछ देना था लोकतंत्र को, वो नहीं दे पाए। आज उस लोकतंत्र में कहते हैं कि आपके पूरे राज्य, पूरे देश में आपने शासन जमा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको बड़प्पन देना चाहिए था कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो भी बड़ा दल है उसको देते, कम है तो वो भी कहते कि हम फिर भी हम इनको स्थापित करते हैं, हम उनको नेतृत्व देते हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती, क्योंकि आप आज भी तो उनको देते हो। कांग्रेस के जो नेता है खड़गड़े, उनको मानते हो ना नेता, उनको देते हो समय, तो उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाने में क्या आपत्ति थी। ये सारी स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को निर्वाह करने के लिए आज देश के लिए आवश्यकता है। अब अटल जी के टाइम में जो कुछ बड़ी बातें हुई, मेट्रो की शुरुआत आपके दिल्ली में शुरुआत की 2002 में अटल जी ने की। आज देखिएगा दिल्ली की लाइफलाइन बन गई आज मेट्रो। उसके अलावा जल विवाद 100 साल से चल रहा था आपका, उसको खत्म कराने में भी जो कावेरी जल विवाद है वो अटल जी के टाइम में समाप्त हुआ था, उसको सुलझाने का प्रयास हुआ, एक बड़ी आप उसके बाद नियामक आयोग, जो विद्युत नियामक आयोग केंद्रीय बना था, उनके जमाने में बना था, एक बड़ी उपलब्धि दी थी उन्होंने। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि चतुर्भुज वाले आप जो कहते हैं, उन्होंने चतुर्भुज परियोजना है जो कि पूरे आपके महानगरों को जोड़ा गया था, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली को, तीनों को, चारों को जोड़ने का काम शुरुआत की थी। और आज हम जो कहते हैं कि पूरा सड़कों का जाल बिछ गया, उन्हीं की देन थी, आज उसको याद किया जाता है। इसके अलावा नई टेलीकॉम नीति अटल जी के जमाने में आई थी, पहले नहीं थी टेलीकॉम नीति। हवाई अड्डों का जो निजीकरण और विकास हुआ, शुरुआत अटल जी ने की थी। और आप देखिएगा आज हवाई अड्डे कितने बन रहे हैं और किस तेजी से हम हवाई जहाज को अपनाने लगे हैं। और कलकत्ता कोंकण रेल का भी उन्होंने किया था। आप देखिए देश में तो कर दिया। पाकिस्तान में पहली बार जब बस में बैठ के गए थे तो अटल जी गए थे, उन्होंने कहा कारगिल युद्ध भी उन्होंने साइन किया। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो अटल जी के जमाने में बहुत सारी चीजें देन मिली, उसका हम अनुसरण करते हुए आज कहते हैं कि देश में बहुत सारी चीजें मौजूद है। आज कोई भी नेता उनको नहीं करा। आप सार्क देशों के 7 देशों के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आकर के उनके उसमें शामिल हुए, जो भारत रत्न पहले प्रधानमंत्री के रूप में जीवित होते हुए उनको आज हमने राजकीय सम्मान के साथ विदा किया है। हमने वैसे तो पंचतंत्र में मिल गया उनका शरीर, अब उनकी जो विचारधारा है वो आज देश में मौजूद है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मैं पहले भी कह रहा था कि वो विश्वविद्यालय राजनीति के तौर पर है उनके अच्छाइयों को किस प्रकार से हम अपनाएं। और युवा जो कह रहे थे, जो उन्होंने, क्योंकि 10 साल से तो 9 साल से करीब थे, तो वो सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग थे, वो थे ही नहीं। लेकिन आप देखिएगा कि उसके बावजूद भी आज जब वो 9 साल बाद गए हैं
तो कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे बीच में नहीं थे 9 साल तक, राजनीति में दिखे नहीं, कभी उनका हुआ चेहरा दिखा नहीं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हमने 2015 में उनको भारत रत्न लेट दिया। अब ये सारी बातें देख करके कि हम लगता है कि देश आने वाला सदी, जो कि हमारे जो राजनीति के पुरोधा आज भी मौजूद है, उनको निश्चित रूप से इस देश में जो सच्चाई नेहरू जी ने स्थापित की, इंदिरा जी ने स्थापित की, अटल जी ने स्थापित की, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और स्वच्छ राजनीति कैसे कायम हो देश में। जो आप आपस में द्वेषता की भावना राजनीति में आ गई है, उसको किस प्रकार से छोड़ा जाए, क्योंकि आप देखिएगा कि बोफोर्स के मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई अटल जी ने, उसको छेड़ा नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी स्थापित की उन्होंने, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आप सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते थे उस जमाने में। आज उसके बाद सीबीआई का दुरुपयोग जिस प्रकार से राजनीतिकरण में हुआ है, उसका परिणाम आप देखते हैं कि हर राजनीतिक अपने आप को स्वच्छ बताने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तो तोता है, अब तोते के अंदर किस प्रकार से गुण होने चाहिए वो सारे मौजूद है। तो हम आज भी जो आज इस तरह से उनकी अंत्येष्टि के वक्त नेपाल के नरेश मौजूद थे, भूटान के नरेश आए थे, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश के प्रतिनिधि आए थे, अफगानिस्तान के आए थे, आपके बांग्लादेश के आए थे, नेपाल के आए थे। तो ये हो सकता है कि 4 देशों के प्रतिनिधि भी इस शोभा यात्रा, जो उनकी अंत्येष्टि थी, जो अंतिम यात्रा थी, उसमें शामिल होकर के हुआ। हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी सभी मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि अटल जी हमारे देश के पुरोधा राजनीतिक रूप से जो होना चाहिए था वो थे। तो एक उनका कालखंड बिल्कुल निश्चित रूप से आज खत्म तो हो गया है, लेकिन अनुसरण करने की जरूरत अब पैदा हो गई है, जिससे कि आने वाला कल उनको याद रख सके। बिल्कुल यही वजह है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के उन्होंने हमेशा अपने आप को रखा, एक विचारधारा में उसके दायरे से बाहर उन्होंने रखा, उन बेड़ियों को कभी भी अपने जहन में नहीं आने दिया कि जिसकी वजह से वो बंदिशों में बंध सके। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न राज्यों से आए हुए, विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी, तमाम वो राजनीतिक शख्सियत, समाजसेवी, ब्यूरोक्रेट्स वहां मौजूद रहे और ये अटल विदाई कही जा सकती है। एक बार फिर मैं विष्णु कोलवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक कार्यकर्ता के नाते जब आप लोगों को दौर वाजपेयी जी के साथ चले गए, योगेंद्र जी चले गए, विष्णु जी चले गए जी, चलिए मैं वापस एक बार शंकर जी के पास में जाना चाहूंगा। शंकर जी, एक कार्यकर्ता के साथ में अटल जी का जो जुड़ाव रहा, जैसे आपने बताया कि एक ही गाड़ी में आप लोगों ने सफर किया और जाकर के आपने बताया भी, मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता के लिए अटल जी के साथ समय बिताना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो कुछ ऐसी चीजें जो हम कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता के लिए, एक घटना तो मैं जी कार्यकर्ता के रूप में प्रेरणा के लिए एक घटना जो मेरे दिमाग में है वो बताऊंगा, पर उससे पहले मुझे एक घटना और याद आ रही है जो बताई हुई है कि रूस में एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में, जब प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और रूस गए थे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, अटल जी भी रूस गए थे। तो जब रूस गए तो स्वाभाविक रूप से रूस जब उस वक्त विदेश नीति जो भारत की थी उसका जबरदस्त विरोध भारतीय जनसंघ देश में करती थी, पार्लियामेंट में करती थी, बाहर बोलती थी। तो ये जबरदस्त विरोधाभासा चलती रही। लेकिन जब वो रूस में गए और वहां कुछ समझौते साइन होने लगे, या जो नेहरू जी जो कुछ भी बोले, तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया अटल जी से कि भाई क्या इस तरह से ये बोले हैं और आपकी तो ये नीति है, तो फिर आपका क्या कहना है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा पंडित नेहरू जी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है और हम उनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा आप अपने देश में तो जाकर के ये बोलते हो और यहाँ आप ये कह रहे हो। तो उन्होंने कहा आज नेहरू जी यहाँ और हम सब लोग मिलकर के भारत को रिप्रेजेंट करने आए हैं, यदि कोई हमारे मतभेद होंगे तो हम घर जा करके करेंगे, लेकिन ये जो बात नेहरू जी कर रहे हैं हम 100% उनके साथ में और किसी तरह का हमारा कोई मतभेद नहीं है। तो ये एक बात झलकती है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व था उनके मन में कि भाई जो कुछ झगड़ा होगा हम हमारे पार्लियामेंट में करेंगे, घर जाके करेंगे। लेकिन यहाँ तो नेहरू जी जो है देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं और वो हम उनके बिल्कुल साथ है जो भी नीतियां हैं। फिर दूसरी एक बात और आपको बताना चाहूंगा, एक घटना व्यक्तिगत मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। 1999 में का दौर था जब जयललिता समर्थन वापस लेने वाली थी और उसके कारण से बाद में सरकार गिर गई थी। तो उस दौर में क्लार्क आमेर होटल में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या नाम, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी और अटल जी उसमें थे।
तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी व्यवस्था का काम मेरे और मेरे साथियों के जिम्मे था। तो हम वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एकदम से अटल जी बाहर निकल के आए और उनको बाथरूम जाना था, तो बाथरूम उधर ही बने हुए थे। तो बाथरूम जाकर के जब वापस आए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस वेंकैया नायडू जी की चल रही थी, विदेश नीति के ऊपर जो प्रस्ताव था वो उसके बारे में बोलने वाले थे। तो जो ही बाहर आए तो हम खड़े थे, हम देख रहे थे, उनसे नमस्ते किया। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ क्या हो रहा है, ये इतनी भीड़ कैसे हो रही है? मैंने कहा साहब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो क्या मैं भी जा सकता हूँ उसमें? यानी प्रधानमंत्री के रूप में एक साधारण से एक छोटे से कार्यकर्ता से पूछा कि मैं भी जा सकता हूँ क्या वहां पर? मैंने कहा साहब पधारो आप। तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए और जाकर के बैठे। और अब वो स्वाभाविक रूप से जब प्रधानमंत्री एक दो लाइन भी बोलेगा तो छपेगी, तो प्रधानमंत्री की बाकी बातें छपेगी नहीं। तो सारे पत्रकार ये पूछते रहे कि साहब जयललिता से आपके कैसे संबंध है, जयललिता से समर्थन का आश्वासन मिला या नहीं मिला, ये वो दसों सवाल किए उन्होंने। और अंत में उठते वक्त उन्होंने केवल एक जवाब दिया कि जयललिता जी से हमारे सभी दलों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी, 20-22 दल मिले हुए थे, तो उन्होंने जयललिता जी का जवाब न देकर के यही कहा कि सभी दलों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है और मधुर संबंध है। और ये कहते हुए उठ गए। और दूसरे दिन विदेश नीति के ऊपर कुछ नहीं छपा और केवल अटल जी की इस लाइन का अर्थ निकाल के पत्रकारों ने अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ छापा। तो ये मतलब एक साधारण कार्यकर्ता से ये पूछना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकता हूं क्या, ये एक बड़प्पन की बात। ये बिल्कुल वो कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह से उनका जुड़ाव और कार्यकर्ताओं के लिए वो एक प्रेरणा बने हुए थे, उनका सहज भाव, एक सौम्य और सरल जो स्वभाव था, वही वजह है कि अटल हमेशा अटल रहेंगे और ये अटल स्मृतियां हमेशा उनके साथ में रहेंगी। तो चलिए, एक श्रद्धांजलि के रूप में हमारे खास खबर आज उनको समर्पित था और अटल स्मृतियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।